हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम DSSB का रीजनिंग का सेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। 116, 123, 137, 158 एंड 186। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इनका डिफरेंस करके देख लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनको डिफरेंस करेंगे। कितना आ गया, 13 में से 6 गया 7, ये कितना आ गया, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2। इसको माइनस करोगे, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 5 गया 2। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो चल रहा है वो 7 की टेबल चल रही है। तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 35। आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 186 प्लस 35 कितना आ गया, 6 और 5 11, 8 और 3 11 और वो 221। 221 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 बॉक्सेस आर kept one over the other but not necessarily in the same order. E is kept third from the top, only D is kept between F and C. Only 3 boxes are kept between E and A. B is not kept topmost. There is only 1 box between B and F. Which box is immediately below E? कहने का मतलब है, यहाँ पर ना आपको 7 बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको वो अरेंज करवाना चाहता है अपने अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे पहले 7 बॉक्सेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें आसान रहे। अब आगे बोले कि ये जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हो, अब हमें अरेंज करवाना है। बोले ई इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप, जो ई है वो थर्ड पोजीशन पे है टॉप से। ओनली डी इज केप्ट बिटवीन एफ और सी, एफ और सी के बीच में डी को रखा जा सकता है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड ए, इसका मतलब जो ए है वो 7th पोजीशन पे होगा। बी इज नॉट केप्ट टॉप मोस्ट, जो बी है उसको हम टॉप मोस्ट पे नहीं रख सकते। और देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन बी एंड एफ, जो बी और एफ है उनके बीच में एक ही बॉक्स है। तो बी 2nd पोजीशन पे होगा, एफ 4th पोजीशन पे होगा, डी 5th पोजीशन पे होगा और सी 6th पोजीशन पे होगा। और जो रिमेनिंग बच गया है वो आपका 1st पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन क्या है, विच बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो ई। ई के बिल्कुल इमीडिएटली बिलो कौन बैठा है, ठीक है, ये कौन सा बॉक्स है, तो क्या है, एफ। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अरेंज करना है और अपना आंसर इवेल्युएट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड to applying certain mathematical operation to the first number. Which number should replace x and y so that the pattern followed by the two number on the left side is same as that on the right side? कहने का मतलब है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ना कोई एक नंबर है जिसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, आपको वही पैटर्न पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे तो आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन ना हमेशा आपको ऑप्शन की हेल्प से ही करने पड़ेंगे, आप वैसे नहीं कर सकते। अगर मैंने पहले फर्स्ट ऑप्शन लिया, क्या है, x इज इक्वल्स टू 13। अब मेरे माइंड में सबसे पहले क्या चीज है कि 13 170 से कैसे रिलेट कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 170। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 226। तो हमारा जो आंसर है, x इज इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 226। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन DSSB भी पूछ रहा है। कई बार वो सेम नंबर का स्क्वायर ले लेता है, क्यूब ले लेता है, उसमें से नंबर को माइनस कर देता है या कोई दूसरा नंबर जोड़ देता है दोनों ही पैटर्न में। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of following 4 letter cluster are alike a certain way and thus form a group. Which letter cluster doesn't belong to that group? ये आपको 4 नंबर्स ये दिखाई दे रहे हैं, अल्फाबेट्स YDF AFH MRT CJNM। ठीक है, अब यहाँ पर इसने बोला है कि इनमें से जो 3 वर्ड्स है ना वो सेम है, उनका जो पैटर्न है वो सेम है, बस एक है उसका अलग है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनकी कोडिंग लिख देते हैं। y आपका 25 पे आता है, D 4 पे आता है, F आपका
6 पे आता है, ऐसे ही A1 पे आता है, F आपका 6 पे आता है, और H आपका हमारा जो H है वो 8 पे आता है। ऐसे ही MRT है तो M आपका 13 पे आएगा, R 18 पे आएगा और T 20 पे आएगा। CJM है, C 3 पे आता है, J 10 पे आता है और M 13 पे आता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर +5 का गैप है, यहाँ +2 का गैप है, ऐसे ही सेम यहाँ +5 +2 +5 +2। बट जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर 3 + 7 और +3, मतलब 7 और 3 हो रहा है, तो ये क्या करें, तीनों से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो CJM है वो ओड वन आउट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a certain code language, A plus B means A is son of B, A minus B, A is husband of B, A multiply B means A is sister of B, A divide by B means A is father of B। कहने का मतलब है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, और ये नीचे एक्सप्रेशन दी गई है, वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे बताओ कि इसका जो P है वो T से कैसे रिलेटेड है, मतलब उसका क्या उससे रिश्ता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसको देखते हैं। P plus Q, इसका मतलब क्या है, P इज सन ऑफ Q, जो Q है वो फादर या मदर में से कोई एक है, P उनका बेटा है। ठीक है, फिर इसने बोला Q माइनस R, Q इज हस्बैंड ऑफ R। ठीक है, फिर इसने बोला R इंटू S, R इंटू S का मतलब क्या है, R इज सिस्टर ऑफ S। S प्लस T, इसका मतलब क्या है, S इज सन ऑफ T, जो S है वो T का बेटा है। अब ये मुझे बोल रहे हाउ इज P रिलेटेड टू T। अब देखो, जो T है उनका बेटा S है, और S की सिस्टर R है, R के हस्बैंड Q है, और Q का बेटा P है। कहने का मतलब क्या है, जो S और R है वो बहन भाई हैं, और जो इसकी सिस्टर है वो मैरिड है और उनका एक बेटा है। तो जो T है वो क्या होंगे, इसकी नाना होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये कौन हो गया, जो डॉटर सन है, ये मतलब इनकी बेटी का बेटा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मली इसी तरह से एक एक को ब्रेक करके उनको अपना एक छोटा सा ग्राफ बना के कर सकते हैं। आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये सीरीज आपको दी गई है, 241 है, 254 है, 250 है, 265 है, 257 है, एंड नेक्स्ट नंबर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आप पहले जरा यहाँ माइनस करके देखो, क्या कोई लॉजिक लग रहा है। ये 4 में से 1 गया 3, 5 में से 4 गया 1, अब यहाँ अचानक से -4 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5, 6 में से 5 गया 1, फिर यहाँ पे अचानक से क्या हो गया, 7 में से 5 गए 2, 5, और ये मतलब एकदम से जो ये माइनस हो रहा है, ये हो रहा है 15 में से 7 गए 8, -8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है, ये यहाँ पर जो सीरीज है वो मिक्स्ड सीरीज चल रही है, दो अलग अलग सीरीज चल रही है। या तो आप यहाँ पे 13, 15 और 17 ऐड कर लो, ठीक है, या फिर आप इसे कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, आप इसमें मिक्स सीरीज भी कर सकते हैं। आप ऑल्टरनेट सीरीज ले लो, 241 + 50 कितना हो गया, +9, ये कितना हो जाएगा, +7, मतलब एक एक हट रहा है। यहाँ पे आप ये देखो कितने का गैप है, +11 का। तो अब नेक्स्ट कितना गैप होगा, +9 का। तो आप इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 9 और 5, 9 और 5 14, और ये 6 और 1 7, 274 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहीं से इसको आइडेंटिफाई करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। Read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known fact. Decide which of the given conclusion logically follow from the statement. मतलब ये स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। सबसे पहले इसने क्या बोला, सम फाइटर्स आर ट्रेनर। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम फाइटर्स आर ट्रेनर, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये फाइटर है और ये ट्रेनर है। ऑल ट्रेनर आर मैन, जितने ट्रेनर्स हैं वो मैन है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये मैन हो गया। नो मैन इज चैंपियन, कोई भी मैन चैंपियन नहीं है, तो चैंपियन आप इसको अलग बना लो, CH। ठीक है, अब देखो इसने कंक्लूजन क्या निकाला, ऑल मैन आर फाइटर, सभी मैन फाइटर है। देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैन है वो बड़ी आइडेंटिटी है, और जो फाइटर है उसका सिर्फ
बहुत छोटा सा पार्ट ट्रेनर में आ रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। सम चैंपियंस आर फाइटर, बट वो क्या बोले, चैंपियन और इनका तो अभी तक कोई रिलेशन उसने बताया ही नहीं था, तो ये भी आपकी फेल हो गई। तो नीदर, तो क्या आंसर हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 5 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं, और यहाँ पर जैसे अगर कोई नंबर दिया है 697, तो इसमें 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकंड डिजिट है, 7 थर्ड डिजिट है। तो इसी तरह से हम इस पे ऑपरेशन करेंगे। इसने बोला इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, इन हाउ मेनी नंबर विल द थर्ड डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट डिजिट। देखो सबसे पहले हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं। इसने बोला 164 है, 214 है, 859 है, 199 है, 468 है। अब क्या बोल रही है, अगर मैं हर नंबर में से 3 घटा दूं, 3 हटा दूं, तो क्या बचेगा। 164 में से 3 गया, कितना बचा 161। 214 में से 3 गया, कितना बचा 211। 859 में से 3 गया, कितना बचा 856। 199 में से 3 गया, कितना बचा 196। 468 में से 3 गया, कितना बचा 465। अब कह रहे हैं जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने जो थर्ड डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगी, बस हमें ये बताना है। तो करके देखो, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, 1/1, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 6/8, ये हो जाएगा 6/1, ये हो जाएगा 5/4। तो देखो ये भी उसमें पॉइंट्स में आएगा, ये भी पॉइंट्स में आएगा, ये भी पॉइंट्स में आएगा। सिर्फ ये दोनों नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी डीएसएसबी पूछ रहे हैं। इसमें कई बार बोलते हैं कि आप असेंडिंग में अरेंज करो, या फिर कई बार बोलते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसका कोई भी नंबर लेके ग्रेटेस्ट डिजिट में ऐड करो। तो आपको बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C, D, X, Y and Z are sitting around a circular table facing the center. Only 2 people are sitting between A and C when counted from the right of A. D is sitting second to the left of A. X is not an immediate neighbor of C. Only 2 people are sitting between X and Z when counted from the right of X. B is sitting to the immediate right of C, who is sitting to the immediate left of Y. चलिए अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्कल बना लिया है, 7 पोजीशंस दे दी हैं, और एक क्योंकि पर यहाँ पे 7 पोजीशन है तो ये तो 6 ही हो पाई, एक और बना लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, जब हम ए के राइट से काउंट करते हैं, तो मैंने सबसे पहले ए को यहाँ मान लिया। ठीक है, जब भी हम इसको लेते हैं तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। राइट से 2 छोड़ के सी कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अब उसने बोला डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो डी है वो ए के लेफ्ट से सेकंड बैठा है, तो इसका मतलब डी यहाँ होगा। एक्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। जो एक्स है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसका मतलब एक्स ना तो यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ बैठ सकता है। मतलब उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ और यहाँ नहीं हो सकती, या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगी। अब उसने बोला ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एक्स और जेड। एक्स और जेड के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब एक्स यहाँ होगा और जेड यहाँ आ जाएगा। अब व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एक्स, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। जब हम एक्स के राइट से काउंट करते हैं तो जो बी है क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो ये है इसका इमीडिएट राइट है, तो ये यहाँ आ गया। अब जो बचा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। जो वाई है उसके इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये करते हैं आगे। देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज कोडेड एज 7491 और लीफ इज कोडेड एज 1478। व्हाट इज द कोड फॉर ए इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए का कोड बताना है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एल सेम है, ई सेम है और एफ सेम है, तो कोड भी सेम होंगे 147।
4 काट दो, 7 काट दो, ये। तो अब यहाँ पर जो ए है उसका कोड क्या हो जाएगा 8 और जो आई है उसका कोड क्या हो जाएगा 9। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए का कोड क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर वो आई का पूछता तो क्या हो जाता 9 हो जाता। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड, ये आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं DOC, KIF, LDR और RJE। If in all the 4 words each letter is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order, how many words thus form will have no vowel? ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं अगर मैं इनको इमिडिएटली फॉलोड बाय लेटर से चेंज कर दूं तो कितने लेटर ऐसे बनेंगे जिनमें वोवल्स नहीं होगा। तो पहले क्या था DOC, फिर था KIF, फिर था LDR और था RJE। अब इनको मैं आगे आगे लेटर से कर रही हूँ, जो फॉलोड बाय लेटर्स है उनसे चेंज कर रही हूँ। DOC, डी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर ई आ जाएगा, ओ की जगह क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ऐसे ही के की जगह एल, आई की जगह जे और एफ की जगह जी, एल की जगह एम, डी की जगह ई, आर की जगह एस, आर की जगह एस, जे की जगह के और ई की जगह एफ। अब इन लेटर्स में वो मुझसे पूछ रहा है कि किस में वोवल्स नहीं होंगे, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें वोवल नहीं। तो वोवल्स सबसे पहले क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं AEIOU। तो कितने लेटर्स यहाँ पर है, देखो LJG, इसमें कोई वोवल नहीं है, SKF, इसमें कोई वोवल नहीं है, बाकी इन दोनों में ई है। तो ये जो 2 लेटर्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, ये विदाउट वोवल है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द 2 पेयर। यहाँ पे ना आपको एक उसने पैटर्न दिया है, जैसे इसने बोला TRP और यहाँ दे दिया GIK, फिर इसने बोला HNS, SMH, ये दे दिया है। अब कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, अगर आप इसको अपोजिट लिखो तो T के कोरस्पॉन्डिंग आता है J, G, R के कोरस्पॉन्डिंग आता है I, P के कोरस्पॉन्डिंग आता है K। करके देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले अल्फाबेट्स लिख लिए। वैसे हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, पर मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रही हूँ। GHIJKLM NOPQRST। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो T है उसके कोरस्पॉन्डिंग G आ रहे हैं, R है R के कोरस्पॉन्डिंग I आ रहे हैं, P है P के कोरस्पॉन्डिंग K आ रहे हैं। ऐसे दूसरे को चेक करते हैं, H के कोरस्पॉन्डिंग S, N के कोरस्पॉन्डिंग M, S के कोरस्पॉन्डिंग H। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, उल्टे अल्फाबेट्स चल रहे हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखो Y के कोरस्पॉन्डिंग B ठीक है, E के कोरस्पॉन्डिंग V ठीक है, पर N के कोरस्पॉन्डिंग O नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं, M के कोरस्पॉन्डिंग N ठीक है, O के कोरस्पॉन्डिंग P नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं PKR, P के कोरस्पॉन्डिंग K, K के कोरस्पॉन्डिंग P, R के कोरस्पॉन्डिंग I। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये उल्टे सीधे, जब हम अल्फाबेट को सीधे लिखते हैं और अपोजिट लिखते हैं तो ये दोनों लेटर आमने सामने आएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, देन विच ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज करेक्ट। देखो, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। वो आपका लक है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में आंसर मिल जाए। तो क्या था 18, डिवाइड का मतलब क्या बोल रहा है वो माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोल रहा है वो प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। प्लस का मतलब वो बोल रहा है डिवाइड, तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। और माइनस का मतलब बोल रहा है वो मल्टीप्लाई, तो हम चेक करते हैं जरा। अब सबसे पहले ये 18 माइनस 11 कितना बचा 7, इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7 इंटू 21, 7 प्लस 7 में 7, 7 टू जा 14, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7 7 14, 154, 154 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहीं पे मिल गया है, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पर अगर नहीं मिलता तो आपको हर ऑप्शन में इसको चेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ऐसे इसको हम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, assuming that the information given in the statement is true, even if it appear to be at variance with commonly known fact, decide which of the given conclusion logically follow from the statement. Statement and conclusion का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? Some floors are building, कुछ फ्लोर्स क्या है? बिल्डिंग है। तो हमने यहाँ पे बना लिया। सम बिल्डिंग आर स्टैचू, कुछ बिल्डिंग क्या है? स्टैचू है। ऑल बिल्डिंग्स आर पिरामिड, ठीक है, क्या कह रहे हैं? सारी जो बिल्डिंग है वो पिरामिड है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब क्या पूछा इसने? कंक्लूजन, सम स्टैचूज आर पिरामिड, कुछ स्टैचूज पिरामिड में आ रहे हैं। दूसरा है सम स्टैचूज आर फ्लोर, देखो स्टैचूज और फ्लोर का तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। सम स्टैचूज आर पिरामिड, क्योंकि ये बोले कि सभी बिल्डिंग पिरामिड है और जो बिल्डिंग का आधा पार्ट है वो स्टैचूज में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ स्टैचू पिरामिड भी होंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो बस आपको वेन डायग्राम बना लोगे तो आपको आसान रहेगा। हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई छोटी चीज है वो बड़े में आ रही है तो आप उसमें रिलेशन निकाल सकते हो, पर अगर कोई वो आपसे पूछ रहा है कि बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर, मतलब बड़ी स्टेटमेंट को छोटी स्टेटमेंट से लिंक कर रहे हैं, तो वहां पर वो फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 8 और 14, 72, 9 और 16। ये जो सेट है ये क्या है? ये जो सेट है ये किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। अगर मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, तो ये कैसे मिल रहा है? ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी बाई 2। मतलब अगर मैं 8 को 14/2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 7 14, 8 7 56, तो मेरे पास ए आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखते हैं 9 इंटू 16/2, 2 8 16, कितना आ जाएगा? 9 8 72। तो ये a इज इक्वल्स टू बी इंटू सी बाई 2। अब ऐसे ही यही जो लॉजिक है वो आगे देखना पड़ेगा यहाँ पर औरों में लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे 22 का हाफ कर दूं, कितना आया? 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 121। तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। ऐसे 12 का हाफ करो, 2 6 12, तो 7 6 42 आना चाहिए, पर वो यहाँ पर नहीं आ रहा। नेक्स्ट में देखते हैं 38 का हाफ करो, 2 1 8, 2 2 9 18, 19 को 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 114। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो इस पैटर्न को पूरा फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द 2 पेयर गिवन बिलो। बोथ पेयर फॉलो द सेम पैटर्न। ये पैटर्न आपको दिया है, इसमें ना एक सेम वो लग रहा है, जैसे इसने दिया JLNOQS, फिर इसने बोला है HJL, ये बोला है MOQ। इनमें ना कोई सेम पैटर्न लग रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसने क्या किया है? K को स्किप करके L लिख दिया, M को स्किप करके N लिख दिया, और फिर डायरेक्ट O लिख दिया। फिर यहाँ पे P को स्किप करके Q आ रहा है और R को स्किप करके S आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर H, I को स्किप करके J, K को स्किप करके L, और फिर M से स्टार्ट होगी, N को स्किप करके O, P को स्किप करके Q। तो इसी तरह से ये चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे तो इमीडिएट लेटर्स हैं, बाकियों में एक एक लेटर को स्किप करके चल रहा है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं जरा, QSU, Q में R को स्किप करा S, T को स्किप करा U, ठीक है, फिर V आ गया, W को स्किप करा X, और फिर डायरेक्टली Y आ गया। तो मतलब या तो Z होता है यहाँ पर, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे चेक करते हैं कि L को स्किप करके M, N को स्किप करके O, ठीक है, फिर P आ गया, Q को स्किप करके R, पर फिर डायरेक्टली इसने S दे दिया, या तो यहाँ पे T आना चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं L, M को स्किप करके N, O को स्किप करके P। अब यहाँ पे जो लेटर था ना वो इमीडिएट था, तो इसने यहाँ पे Q को स्किप कर दिया, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। C में D को स्किप करके E आया, F को स्किप करके G आया, फिर H आ गया, I को स्किप करके J, K को स्किप करके L। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला फिगर वाला है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सीरीज में चले। देखो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पहले दो इस तरह के साइन थे, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, अगर हम ध्यान से सभी को देखें तो सब में जो है वो 5 है, या फिर और देख लेते हैं जरा, सभी में देखो आप ध्यान से, यहाँ पे 5 या 4 ही है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 इस तरह के डॉट दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? अगर मैं ये एक्सप्रेशन दी गई है 12 डिवाइड बाय 7 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 25, अगर मैं यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो नेक्स्ट जो मतलब आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, डिवाइड था तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया और माइनस को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 25, जोड़ लो इसको, 5 और 4 9, 8 और 2 10, 109 में से 4 क्या कितना बचा, 105। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको बस इसी तरह से इसको बॉन्डमास रूल के थ्रू सोल्व करना है। पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter cluster pair are alike in certain way and thus form a group. Which letter cluster pair doesn't belong to that group? आपको यहाँ पे क्या करना है, odd one out आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको 4 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, तो देखते हैं जरा इसको। देखो यहाँ पर ये क्या है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एम के बाद क्या आता है, एन आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, पी के बाद क्यू आता है, एम के बाद एन आता है। अगर हम यहाँ पे देखें क्या दे दिया इसने, एस के बाद जेड दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या आता है, इसके बाद टी आता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है एस वी जेड डब्ल्यू, ये इन सबसे ओड हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीच में स्किप हो गया था। Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on different day of week starting on Monday and ending on Sunday. कुछ बच्चे हैं उन लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो वो मंडे से स्टार्ट होके संडे तक चल रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यू हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, जो यू है उसका एग्जाम कब है, थर्सडे को है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो यू। ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन टी और यू, जो टी और यू है उसका, उनमें एक ही व्यक्ति का एग्जाम है। तो एस हैज एन एग्जाम ऑन डे इमीडिएटली बिफोर टी, कहने का मतलब है एक जो यू है और जो टी है उनके बीच में एक व्यक्ति का एग्जाम है, या तो टी का एग्जाम सैटरडे को होगा या फिर टी का एग्जाम होगा ट्यूसडे को होगा, और इनके बीच में एक का और है जिसका नाम है एस। एस हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर टी बट नॉट ऑन मंडे। अब इसने बोला जो एस है उसका एग्जाम मंडे को नहीं है पर टी से पहले है, तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आ जाएगी आपकी यू एस टी। अब उसने बोला ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस और वी, एस और वी के बीच में 2 लोगों का एग्जाम है। तो देखो वी यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, वी का एग्जाम हो जाएगा आपका ट्यूसडे को। P's exam is on one of the days before ours, but on one of the days after Q. जो P का एग्जाम है वो R से तो पहले है पर Q के बाद है, तो ये हमारा हो गया, मतलब P का एग्जाम वेंसडे R से पहले है पर Q के बाद है। Who has an exam on Monday? मंडे को किसका एग्जाम है, किसका आ रहा है, Q का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना क्योंकि यहाँ पर इसने यही बोला है कि आपको नॉर्मली यहाँ पर चीजें किस तरह से इसको अरेंज करना है। यहाँ पे इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, जो डेज है, एक डे और डेज में अंतर होता है। अगर वो बोले 1 डे बिफोर तो वो उससे इमीडिएट पहले आ जाएगा, अगर वो बोले डेज बिफोर तो वो किसी भी डेज पे जा सकते हैं।
अच्छा, हमने फिर DSSP के आज क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं और भी इसी टाइप के पेपर्स आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू।